अध्याय 1। राक्षस के दिल में मौत के समय भी पछतावा नहीं होता। फांग युआन, चुपचाप स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी मौत दे दूंगा। बूढ़े कमीने फांग, अब विरोध करना बंद कर दो। आज न्याय के सभी बड़े गुट सिर्फ तुम्हारे इस राक्षसी ठिकाने को नष्ट करने के लिए एक साथ आए हैं। ये जगह चारों तरफ से ऐसे जाल से घिरी हुई है जिससे बचना नामुमकिन है। इस बार तुम्हारा सिर जरूर काट दिया जाएगा। फांग युआन, धिक्कार है तुम जैसे राक्षस पर। सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की साधना करने के लिए तुमने हजारों लोगों को मार डाला। तुमने इतने भयानक और अक्षम्य पाप किए हैं राक्षस। 300 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया, मेरी पवित्रता छीन ली, मेरे पूरे परिवार को मार डाला और मेरी 9 पीढ़ियों को भी खत्म कर दिया। उसी दिन से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत की आग जल रही है। आज मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहता हूं। फांग युआन ने गहरे हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे जो अब पूरी तरह फट चुके थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ था। उसने चारों ओर देखा। खूनी कपड़े पहाड़ की हवा में युद्ध के झंडे की तरह हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसके शरीर पर मौजूद कई घावों से ताज़ा खून बह रहा था। वहां कुछ देर खड़े रहने भर से उसके पैरों के नीचे खून का एक बड़ा तालाब जमा हो चुका था। हर तरफ दुश्मनों ने उसे घेर रखा था। अब उसके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह पहले से तय था कि वह यहीं मर जाएगा। फांग युआन अपनी स्थिति को पूरी तरह समझ रहा था, लेकिन मौत सामने होने के बावजूद उसके चेहरे के भावों में कोई बदलाव नहीं आया। वह बिल्कुल शांत था। उसकी नज़र शांत थी। उसकी आंखें गहरे कुएं के पानी जैसी थीं, इतनी गहरी कि उनका कोई अंत दिखाई नहीं देता था। उसे घेरने वाले न्याय के बड़े गुटों में केवल अनुभवी बुजुर्ग ही नहीं थे, बल्कि युवा और प्रतिभाशाली योद्धा भी मौजूद थे। फांग युआन को चारों तरफ से घेरकर कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ की आंखों में चमक थी, जबकि कुछ अपने घावों को पकड़े हुए डर के साथ उसे देख रहे थे। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हर कोई फांग युआन के आखिरी हमले से सावधान था। यह तनाव भरा माहौल पूरे 6 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार शाम हो गई और सूरज की किरणें पहाड़ के किनारे पर पड़ने लगीं। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्थान आग की लपटों में घिर गया हो। पूरे समय एक मूर्ति की तरह शांत खड़ा फांग युआन धीरे धीरे अपना शरीर घुमाने लगा। योद्धाओं का समूह अचानक सतर्क हो गया और सभी एक बड़ा कदम पीछे हट गए। अब तक फांग युआन के पैरों के नीचे की धूसर पहाड़ी चट्टान गहरे लाल रंग में रंग चुकी थी। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। डूबते सूरज की आखिरी रोशनी में उसके चेहरे पर अचानक एक चमक दिखाई देने लगी। डूबते सूरज को देखते हुए फांग युआन हल्के से हंसा। नीले पहाड़ के ऊपर सूरज ढलता है, वसंत की हवा के साथ शरद ऋतु का चांद। सुबह बालों जैसी सुंदर होती है और रात बर्फ जैसी। चाहे सफलता मिले या असफलता, पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये कहते समय उसकी पिछली जिंदगी की यादें उसकी आंखों के सामने उभरने लगीं। वह मूल रूप से पृथ्वी का एक चीनी विद्वान था जो संयोग से इस दुनिया में आ गया था। उसने 300 साल तक कठिन जीवन जिया और फिर 200 साल और गुजारे। देखते ही देखते उसके जीवन के 500 से ज्यादा साल बीत गए। उसके दिल में बहुत गहराई से दबी हुई अनगिनत यादें फिर से जीवित होने लगीं और उसकी आंखों के सामने एक एक करके उभरने लगीं। अंत में मैं असफल हो गया। फांग युआन ने मन ही मन भावुक होकर आह भरी, लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। यह परिणाम उसे पहले से ही पता था। जब उसने शुरुआत में अपना फैसला लिया था, तभी उसने इस अंत के लिए खुद को तैयार कर लिया था। राक्षस बनने का मतलब है निर्दयी और क्रूर होना, हत्यारा और विनाशकारी बनना। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो स्वर्ग में जगह होती है और न ही धरती पर। पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाने के बाद उसके परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। अगर मैंने अभी अभी जिस स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की साधना की है वह सच में काम कर गया, तो अगले जीवन में भी मैं एक राक्षस ही बनूंगा। यह विचार आते ही फांग युआन जोर से हंस पड़ा। दुष्ट राक्षस, तुम किस बात पर हंस रहे हो? सभी सावधान रहो, यह राक्षस अपने आखिरी समय में हमला करने वाला है। जल्दी करो और स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा सौंप दो। योद्धाओं का समूह आगे बढ़ा। उसी क्षण एक जोरदार धमाका हुआ और फांग युआन तेज चमकती ऊर्जा की एक लहर में पूरी तरह डूब गया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग थोड़े हैरान हुए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में सावधानी की हल्की झलक दिखाई दी।
कबीले के मुखिया की बात का इरादा अच्छा था, लेकिन सभी जानते थे कि वह असल में क्या कहना चाहता था। हर साल इन युवा प्रतिभाओं को अपने पक्ष में करने के लिए बुजुर्ग आपस में इतनी लड़ाई करते थे कि बात कान लाल होने और सिर फूटने तक पहुंच जाती थी। इसलिए उन्हें आज अच्छी तरह आराम करना चाहिए और अपनी ताकत वापस हासिल करनी चाहिए, क्योंकि कल से प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। खासकर गु युफांग युआन की क्षमता बेहद बड़ी थी, क्योंकि उसमें ए ग्रेड की प्रतिभा थी। इसके अलावा उसके माता पिता दोनों मर चुके थे और वह फांग जी की रक्तवंश परंपरा के बचे हुए केवल 2 वंशजों में से एक था। अगर कोई उसे अपने परिवार की शाखा में शामिल कर लेता और उसकी अच्छी तरह देखभाल और प्रशिक्षण करता, तो वह अपने परिवार के लिए 100 साल की समृद्धि सुनिश्चित कर सकता था। लेकिन मैं पहले ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं। जब तुम लोग प्रतियोगिता करो तो निष्पक्ष तरीके से करना। किसी भी तरह की चालाकी या साजिश की अनुमति नहीं है। कबीले की एकता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यह बात आप सभी अच्छी तरह याद रखें। कबीले के मुखिया ने सख्ती से आदेश दिया। हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम इसे याद रखेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखना। कबीले के बुजुर्ग गहरी सोच में डूबे हुए धीरे धीरे वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद लंबा गलियारा शांत हो गया। वसंत की बारिश से आई हवा खिड़की से होकर गुजर रही थी और कबीले का मुखिया धीरे धीरे खिड़की की ओर चला गया। उसने तुरंत पहाड़ की ताजी और नम हवा में सांस ली। हवा बेहद ताजगी भरी थी। यह मीनार की 3री मंजिल थी। कबीले के मुखिया ने खिड़की से बाहर देखा। वहां से उसे पूरे गुयू गांव का लगभग आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। रात काफी देर हो चुकी थी, फिर भी गांव के ज्यादातर घरों में अभी भी रोशनी जल रही थी। यह सामान्य बात नहीं थी। कल उद्घाटन समारोह था और उसका असर हर व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण हितों पर पड़ने वाला था। इसी वजह से उत्साह और तनाव से भरा माहौल पूरे कबीले के लोगों के दिलों में छा गया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग ठीक से सो नहीं पा रहे थे। यही हमारे कबीले के भविष्य की उम्मीदें हैं। अपनी आंखों में नाचती हुई अनगिनत रोशनियों को देखते हुए कबीले के मुखिया ने आह भरी। उसी समय एक जोड़ी साफ आंखें भी रात में चमक रही उन्हीं रोशनियों को शांत होकर देख रही थीं। उन आंखों के भीतर भावनाएं बेहद जटिल थीं। गुयू गांव, ये 500 साल पहले का समय है। लगता है स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा सच में काम कर गया। फांग युआन खिड़की के पास खड़ा चुपचाप देख रहा था। हवा के साथ आती बारिश की बूंदें उसके शरीर से टकरा रही थीं। स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की शक्ति समय को पीछे मोड़ना है। 10 महान रहस्यमय गु की रैंकिंग में स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा 7वें स्थान पर था। इसीलिए यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो इसकी शक्ति पुनर्जन्म लेने की थी। स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा की मदद से मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं 500 साल पीछे उस समय में लौट आया हूं। फांग युआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी नज़र अपनी जवान, मुलायम और पीली हथेलियों पर टिकी हुई थी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जैसे अपनी पूरी ताकत से इस वास्तविकता को स्वीकार कर रहा हो। बारिश की हल्की हल्की बूंदों के खिड़की की चौखट से टकराने की आवाज़ उसके कानों में भर रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और काफ़ी देर बाद उन्हें फिर खोला। उसने आह भरते हुए कहा, 500 साल का अनुभव सच में किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था, यह बिल्कुल भी सपना नहीं था।